उनकी कलाओं की क्या परंपरा रही है, आज इन 4 दिवसों में हम इसी विषय पर परिचर्चा करने की कोशिश करेंगे। चूँकि विषय इतना व्यापक और वृहद है कि इसके कुछ पहलुओं को ही अगर हम छू लेते हैं और एक सकारात्मक रूप से उसको आगे बढ़ाने की हम अगर कोशिश कर पाएँ, तो संभवतः हमारे इस आयोजन की सार्थकता सिद्ध होगी। तो हमारे बीच जैसे ही आज के हमारे मुख्य वक्ता, आदरणीय मुख्य अतिथि, लोक कला मर्मज्ञ, लोक एवं जनजातीय कलाओं पर जिनका बहुत विशाल काम है, एक बहुत गहरा और लंबा अनुभव है, आदरणीय वसंत निर्गुणे जी, जैसे ही वो हमारे बीच जुड़ते हैं, हम अविलंब अपने कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे। थोड़ी-सी तकनीकी समस्या आ रही है। अब खोलो। आशीष हाँ, हेलो जी, प्रणाम करता हूँ दादा। हाँ, आप वीडियो ऑन कीजिए और अपना माइक अनम्यूट करवाइए। दादा, आवाज आ रही है आपको मेरी? आशीष जी जुड़ चुके हैं जबलपुर से। आशीष पाठक जी। इस तरह की समस्याएं थोड़ी स्वाभाविक हैं, क्योंकि हमारे ये लोग के बहुत महान और वृद्ध अनुभव वाले कलाकार हैं और ये तकनीकी एकदम समस्याओं के कारण परिवर्तन हुआ है। हम ऐसा कह सकते हैं कि एक एक धारा में हम लोग बह रहे थे, लेकिन बिल्कुल बिना किसी नोटिस के, बिना किसी कारण के हमें दूसरी धारा धारा में डाल दिया गया। तो कुछ लोग एडजस्ट कर पा रहे हैं, कुछ लोग एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। जो हमारे गुणीजन हैं, उनका तकनीकी थोड़ा कम रहता है। तो हम सब युवा जो कलाकार हैं, वो समझ सकते हैं। और लेकिन हम इन परिस्थितियों को भी सकारात्मक रूप से अपने अनुसार परिवर्तित करके इसमें भी एक रचनात्मक कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। ये हम लोगों के लिए एक सकारात्मक सोच है। आदरणीय वसंत निर्गुणे दादा जुड़ चुके हैं, बस थोड़ी सी समस्या आ रही है तकनीकी। शिवा, मुझे लगता है दादाजी के साथ में जो है उनको निर्देशित किया जाए कि वो माइक अनम्यूट कर दें और वीडियो ऑन कर दें। दादा जुड़ चुके हैं, स्क्रीन पर मुझे दिख रहे हैं। जी जी जी, अभी जस्ट उनसे बात हुई है। हाँ 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 हाँ, वो अनम्यूट कर रहे हैं। सभी से माफी चाहूंगा ये टेक्निकल इशू के कारण। नहीं, कोई दिक्कत। दादा प्रणाम करता हूँ, स्वागत, वंदन, अभिनंदन। हम सभी चातक की तरह आपका इंतजार कर रहे थे और बहुत अद्भुत क्षण है कि आज दूसरे दिवस हमारे बीच आप जैसे लोक एवं जनजातीय कलाओं के कला मर्मज्ञ विराजमान हुए। मैं पुनः संपूर्ण जो आयोजक मंडल और जितने भी हमारे सुधी दर्शक गण जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ से आपको स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। मेरी आवाज आ रही है दादा आपको? जी, मेरी दादा आवाज आ रही है आपको? आपकी आवाज मुझे सुनाई नहीं दे रही। आप हेडफोन हटा भी सकते हैं, माइक से आपको सुनाई देगा अगर, या दोनों हेडफोन की लीड लगा लीजिए आप। जी 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 जी, अब आप मुझे सुन पा रहे हैं दादा? जी, आवाज आ रही है दादा मेरी आपको? मैं आपको नहीं सुन पा रहा हूं, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, अभी आवाज आ रही है। जी जी, ये हेडफोन हटा दीजिए आप, सामने रख दीजिए मोबाइल, आवाज आ जाएगी प्रॉपर, कोई दिक्कत नहीं। हेडफोन निकाल भी सकते हैं सर, हेडफोन हाँ निकाल हाँ के वो करेंगे तो आवाज आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मैं पूर्णिया बिहार से शशिरंजन कुमार। जी गुरुजी, प्रणाम करता हूँ। अविलंब अविलंब मैं कार्यक्रम प्रारंभ करने की आपसे अनुमति चाहता हूँ, आपका आदेश है? जी, मैं पुनः
हमारे आज के मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता आदरणीय लोक कला मर्मज्ञ और जनजातीय कलाओं के विशेषज्ञ श्री वसंत निर्गुणे जी का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। आप वैसे किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, आपका बहुत लंबा और गहरा अनुभव रहा है लोक कलाओं एवं जनजातीय कलाओं के लिए। फिर भी जो हमारे युवा नवीन रंगकर्मी हैं, दर्शक गण हैं, जो नाट्य या रंगकर्म या लोक कलाओं विधाओं से संबंध नहीं रखते, उनके लिए मैं आदरणीय दादा वसंत निर्गुणे जी का परिचय देना अपना कर्तव्य समझता हूं, तो मैं उनका संक्षिप्त परिचय आपके बीच प्रस्तुत कर रहा हूं। 1 अप्रैल 1941 में महेश्वर पश्चिम निमाड़ में जन्म लिए आदरणीय वसंत निर्गुणे दादा लोक कलाओं के एक दैदीप्यमान नक्षत्र हैं। आपने लोक और आदिवासी लोक कला संस्कृति, लोक कला और साहित्य के आप अध्येता हैं। मध्य प्रदेश की जनजातीय संस्कृति, कला और वाचिक परंपरा पर केंद्रित अनेक शोध सर्वेक्षण का आपको दीर्घकालीन अनुभव रहा है। लोक कला परंपरा, शब्द परंपरा, कहावत, पहेली और लोकोक्तियों पर आपका विशेष कार्य है। मध्य प्रदेश की जनजातीय और लोक कला विधाओं का दस्तावेजीकरण, संग्रहालयीकरण, संस्कृति की भौतिक वस्तुओं का संकलन एवं स्थापना आपके द्वारा की गई है। अनेकों प्रकाशन आपके द्वारा किए गए, इनमें अनेकों किताबें, पुस्तकें, रिसर्च पेपर सम्मिलित हैं। कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों का मैं नाम लेता हूं। बिखरे रंग निमाड़ के 1976, बैगा 1984, गौड़ 1985, काठी 85 1985, कोरकू, भारिया, सहारिया, निमाणी, मिथक कथाएं, मिट्टी शिल्प, गणगौर, लोक संस्कृति, निमाड़ी संस्कृति और साहित्य, मध्य प्रदेश के लोक नृत्य, जिरौती, जनपदीय संस्कार गीत, निमाणी, मालवी, पिथौरा संपदा, गौड़, बैगा, कोरकू, सहारिया, भारिया, भील संस्कृति समग्र, निमाणी लोक कथाएं, लोक प्रतीक, निमाणी लोक कथाएं, आदिम पुरा कथाएं, व्रत कथाएं, मध्य प्रदेश की विमुक्त जाति जनजाति, बिके हुए लेव, ऐसी अनगिनतों किताबों के आप रचनाकार हैं, जिन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से ऐसी लोक कला को समृद्ध किया। आपने अनेक किताबों का संपादन भी किया, जिनमें प्रमुख रूप से गीत गंगा, कथा वार्ता प्रथम, कथा वार्ता द्वितीय, सह संपादन चौमासा, आदिवासी लोक कला एवं बोली विकास अकादमी भोपाल की प्रमुख पत्रिका, बच्चों के मन की पत्रिका समझ झरोका का भी आपने संपादन किया है। आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनेक सम्मानों से सम्मानित किया गया, जिनमें प्रमुख रूप से गणगौर सम्मान, अहिल्या सम्मान, श्रेष्ठ कलाचार्य सम्मान, माहिष्मती सम्मान, मध्य प्रदेश शासन का रत्न पुरस्कार, राष्ट्रीय चित्रावण सम्मान, भैराजी सम्मान, लोकरथी सम्मान, टैगोर नेशनल फेलोशिप, नेशनल साहित्य अकादमी भाषा सम्मान, सप्तपर्णी सम्मान आदि आपको प्रमुख सम्मान से सम्मानित किया गया। इसके अलावा अनगिनत बहुत लंबी फहरिस्त है, बहुत लंबी परंपरा है। इसको शायद मैं अगर वाचन करूंगा तो पूरा व्याख्यान का समय इसी में निकल जाएगा, लेकिन एक बहुत गहरा और लंबा अनुभव, अनेक कला केंद्र जनजातीय संग्रहालय में अपनी अद्वितीय प्रतिभा के माध्यम से वहां पर सहयोग किया, वहां पर चित्रकारिता हो, चाहे लोक कला की परंपरा को संरक्षण संवर्धन हेतु आपने अनेक कार्य किया। राष्ट्रीय स्तर के जितने भी आप प्रमुख केंद्र, कला केंद्र देख रहे हैं, वहां दादाजी के व्याख्यान हुए हैं, सेमिनार हुई हैं, परिचर्चाएं हुए हैं, उन सभी संग्रहालयों पर, सभी लोक कला केंद्रों पर दादाजी के काम की अमिट छाप है। और मेरा बहुत लंबा अनुभव, 10-12 साल से मैं पहली बार जब मैं पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में था, तब हमने एक बहुत बड़ा सेमिनार फेस्टिवल करवाया था और वहां पर दादाजी को आमंत्रित किया था लोक कला विशेषज्ञ के रूप में, और तब से ये निरंतर कारवां चल रहा है। और आज पुनः मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है सीधी इंद्रवती नाट्य समिति, संस्कार भारती मध्य क्षेत्र और राजा मान सिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान के माध्यम से कि आज हम पुनः आपको सुनकर अपने ज्ञान में और वृद्धि करेंगे। मैं पुनः आपका बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं संपूर्ण दर्शक वर्ग की तरफ से, और आपसे विनम्रता पूर्वक आग्रह करता हूं कि अब ये मंच आपके हवाले, आप अपने मुखारविंद से हम सभी को अभिभूत करें। हम सम्माननीय वसंत निर्गुणे दादाजी, लोक एवं जनजातीय कला विशेषज्ञ। दादाजी माइक अनम्यूट कर लीजिए आप अपना। जी
आवाज नहीं आ रही दादाजी आपकी। मुझे लगता है जो दादाजी के साथ सहयोग में है, क्या वो मेरी आवाज सुन रहे हैं? जो साथ में है, जो साथ में। हेलो, मेरी आवाज आ रही है बेटा? आप हेडफोन हटा दीजिए, मोबाइल सामने रख दीजिए, आवाज आएगी। हेडफोन हटा दीजिए, शायद हेडफोन से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। सिंपल माइक आप रखिए मोबाइल। अब माइक जो है, उस माइक जो आ रहा है उसको एक बार, हाँ बस। दादाजी अब देखिए आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है आपको मेरी? शिवा भाई, इसका एक ही सॉल्यूशन हो सकता है कि एक बार आप बाहर जाके फिर दोबारा एंटर करें। उनको समझाइए, उनके साथ में जो हो, थोड़ा तकनीकी देखिए। सर आप पहले मीटिंग को लीव कर दीजिए और दोबारा उस पर एंटर करिए, तो शायद ये दिक्कत ना हो। वसंत दादा से बात कर रहे हैं आप? हाँ सर, मुझे लगता है उन्हें एक बार कॉल कर दीजिए, उनके पास में जो कोई हो तो उनको दोबारा से बुला लीजिए। जी दोबारा से रीज्वाइन कर लें। जी। अगर साथ में हमारे आशीष पाठक भाई जुड़ चुके हैं तो मैं उनसे भी अनुग्रह करूंगा कि वो एक बार आए। अच्छा, धार में, ओके। हाँ, बेटा आवाज आ रही है मेरी आपको? बेटा आवाज आ रही है? यस सर, आ रही। नहीं, दादाजी के साथ में जो है, वसंत दादा के साथ में, उनको आवाज आ रही है बेटा मेरी? बसंत निर्गुणे दादाजी के साथ में जो बच्चा है उसको आवाज आ रही है मेरी? बेटा वो हेडफोन हटा दीजिए, आप मोबाइल सामने रख दीजिए और आपके मोबाइल का माइक बढ़ाइए, उसको वॉल्यूम बढ़ाइए। ये तकनीकी थोड़ा देखा था, फिर भी समस्या आ रही है बेटा, थोड़ा सा। या आपके पास में और कोई हो, कोई माता जी बहन, उनका मोबाइल ले आइए, उससे इस लिंक पर कनेक्ट करके जुड़ जाइए। 1 मिनट, हम 5 मिनट वेट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। किसी और के मोबाइल से ज्वाइन कर लीजिए। शिवा जी भैया। इस तरह की समस्या से पहली बार सामना हो रहा है, क्या समाधान निकल सकता है? क्या समाधान हो सकता है? अभी जस्ट मैंने कॉल किया, उठाया भी नहीं सर ने। ओके, समाधान निकालें इस समय, क्योंकि इस समय ऐसे मोड़ पर हैं कि ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं, तो है ना। तो और दर्शक वर्ग में भी हमारे अगर कोई हो सकता है तो बताए कि किस तरह से ये हो सकता है, क्योंकि दादाजी काफी वृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं, और इस तरह से तकनीकी माध्यम से उनका ज्यादा रास्ता नहीं है, इसलिए समस्या थोड़ी उत्पन्न हो रही है। सर दूसरी ऐप पे करके देख लीजिए, दूसरा लिंक क्रिएट करके।
नहीं नहीं सर, मैं ये बोल रहा था सर, हेडफोन हटा दीजिए उससे, हो सकता है डायरेक्ट आ दादा जाए। हेडफोन हटा दीजिए आप, वसंत दादा हेडफोन हटा के अब बोलिए जरा, आवाज आ रही है आपको? और उनके पास में अगर है उनका किसी का नंबर हो तो उनके मोबाइल से ज्वाइन कर लें। हेलो सर। जी मैं एक सॉल्यूशन बोल सकती हूँ। जी जी, प्लीज प्लीज। मुझे हाँ पता नहीं सर वो ट्राई कर रहे हैं कि नहीं। जी जब भी कनेक्ट करेंगे, जी अगर वो मतलब मोबाइल से कनेक्ट कर रहे हैं, तो एक ऑप्शन आएगा माइक्रोफोन के ऊपर, कॉल इन डिवाइस, ऐसा कुछ आएगा। जी जी उसको जी। क्लिक करना है, तभी जाके वो बातचीत कर पाएंगे। ओके। नीरज भाई, उनके साथ में जो बेटा है अगर, या जो साथ में उनका नंबर हो तो उनको कॉल करके ये थोड़ा बताया जा सकता है। वो दिख रहे हैं स्क्रीन पर, मुझे लग रहा है शायद साउंड आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये थोड़ी समस्या हो रही है। नहीं, मैं फोन लगा रहा हूँ लगातार, लेकिन बात नहीं हो पा रही है। दादाजी आपको मेरी आवाज आ रही है? आदरणीय वसंत निर्गुणे दादा, आवाज आ रही है मेरी आपको? वसंत दादा आपको आवाज आ रही है मेरी? जो दादा के पास में आदरणीय दो लोग हैं, उनसे अनुरोध करता हूं कि किसी दूसरे मोबाइल से आप लिंक ज्वाइन कर लीजिए। शिवा भेज दीजिए अगर उनसे संभव हो पाए तो। मैंने सर को भेजा है अलग से भी। सर दूसरे मोबाइल से कर लीजिए, हेडफोन हटा देंगे तो भी सर काम हो जाएगा, आवाज सुनाई देगी। देखिए, विपत काल में ही हम सबकी परीक्षा होती है, और होए वही जो राम रच राखा। कुछ ना कुछ तो चांद में दाग होते हैं, अब क्या करें। जो जी जी पियाली जी बोल रही हैं, पियाली जी जो बोल रही हैं उसको भी जरा एक बार ध्यान में दें। जैसे ऑन जी करते हैं ना, पहले सबसे पहले अटेंड करते हैं तो वो कहते हैं कनेक्शन थ्रू डिवाइस, तो उसको भी क्लिक करना जरूरी रहता है, क्योंकि उनको भी जी। आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही होगी अभी, और ना उनकी ओके। आवाज सुनाई दे रही है, तो एक नीरज भाई ने टेक्निकली कॉल क्लिक तो करना किया ही है। पड़ेगा। जी हाँ जी जी, जी। नीरज जी भाई ने बिल्कुल। कॉल किया है, शायद वो समझ पा रहे हो। उन्होंने ये बात उनको कम्युनिकेट कर दी है क्या, जो अभी पियाली जी ने बताई? नीरज भाई क्या समाधान है? मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है कि एक बार उनसे बात कर ली जाए, और मैं सभी से अनुग्रह कर लेता हूं कि 10 मिनट बाद पुनः ज्वाइन कर लेंगे अगर ऐसा होता है तो, क्योंकि सर भैया आप अपने मोबाइल से कर लीजिए। नीरज बात कर रहे हैं सर से। चलिए चलिए। डाउनलोड कर लीजिए। मैं आपको भेज रहा हूँ।
हेलो। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी दादा, बिल्कुल आ रही है, आ रही है। हाँ, बस तो इसको ऐसे ही जारी रखिए, अब आप कुछ मत करिए। बिल्कुल, अब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ और मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ बस बस हम चातक की तरह बैठे हुए हैं और आप प्रारंभ करें, हम सब सुनना चाहते हैं आपको, आदरणीय दादा। अच्छा, अच्छी बात है, कोई वायरस घुस गया है शायद हम लोग। मुझे यहाँ पर दादा एक शेर याद आ रहा है कि बेवफा बावफा नहीं होता, जी जी। ये सिलसिला नहीं होता, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। हाँ, कि मैं पुनः आपको प्रणाम करते हुए आग्रह करता हूँ और जी पुनः निवेदन करता हूँ कि इस विषय पर हम सभी का मार्गदर्शन करें, आदरणीय जी। दादा। मैं वनवासी महोत्सव के सभी सदस्यों को का स्वागत करता हूँ और अपनी तरफ से जितने भी श्रोता जुड़े हुए हैं, मैं उन सबको नमस्कार करता हूँ। विलंब टेक्निकली कुछ हुआ है, इसके लिए मैं क्षमा खुद चाहता हूँ और असल में जो विचारधारा की लिंक बनी होती है उसमें टेक्निकल चीजें हमेशा तकलीफ देती है। मैं सोचता हूँ कि ये एक अवसर ऐसा होता है कि जो भी काम अच्छा होना होता है उसमें थोड़ा विलंब होता है। जी, मैं सोचता हूँ बिल्कुल। कि इस धारणा के अनुरूप भाई हिमांशु जी और नीरज और उसके समस्त मित्र मंडली, जी सर। मुझसे आग्रह किया गया है कि मैं जनजाति नाट्य पर कुछ अपने विचार रखूं। असल में मैं बिल्कुल निश्चित रूप से इस बात को कहना चाहूंगा कि मैं आज का वक्तव्य मैं केवल जनजातीय नाट्य पर ही केंद्रित रखूंगा। लोक नाट्य की मैं बात उसमें जो भी संदर्भ आएंगे उसके बीच में तो होगी, लेकिन संपूर्ण रूप से केंद्रीयता जनजाति नाट्य की होगी। जहां तक मेरा अनुभव है, जनजाति नाट्य की परंपरा में यदि हम देखें तो एक तथ्य उभर के हमारे सामने आता है और वो तथ्य ये है कि जनजातियों में नाट्य परंपरा है ही नहीं। आप कहेंगे ये बड़ी विचित्र बात आप कह रहे हैं, लेकिन मेरे अनुभव में मैंने देखा और समझा विश्व के समस्त जनजाति समाजों में, संस्कृति में नाट्य की जगह बहुत कम है। बहुत सी जनजाति अब उस, लेकिन किसकी प्रमुखता है इसके बारे में तो सोचना पड़ेगा ना। मैं सोचता हूँ मुझे और जितने भी अध्येता हुए हैं पार्श्व में, बाद में, पहले और अब आने वाले हैं, उनको इस चीज की तुरंत अनुभूति होगी कि जनजातियों में नाट्य बहुत कम है और उनमें नृत्य सबसे अधिक है, उनमें नृत्य परंपरा। अब यहाँ प्रश्न ये हिमांशु जी उठता है कि आखिर वो क्या परिस्थितियां रही हैं जिसमें उन्हें रंग कर्म की अवधारणा या रंग कर्म उनके जीवन में नहीं आए। क्यों नहीं आए? हम प्रागैतिहासिक काल से जनजातियों को देखते हैं तो उसमें चित्रकर्म है, उसमें नृत्य कला है,
उसमें संगीत है और उसमें वास्तुकला है, उसमें शिल्प कलाएं हैं, लेकिन हम देखते हैं कि नाट्य जो है उनके पूरे जीवन से जैसे गायब रहा। अब इसके कुछ कारण महत्वपूर्ण हो सकते हैं। मैं सोचता हूँ कि समस्त जनजाति समाज या आदिम समाज वो प्रारंभ से ही नृत्य में उत्सुक रहे हैं और उनके इन प्रयासों में नृत्य को ही प्रधानता दी गई। मध्य प्रदेश की जनजातियों पर मैंने काम किया है, तो उसमें कुछ जनजातियां ऐसी हैं जिसमें थोड़ा बहुत रंग कर्म दिखाई देता है। जैसे कोरकू जनजाति मध्य प्रदेश की एक है, जिनके पास एक खम्ब स्वांग है जो नाट्य के बहुत नजदीक पड़ता है, लेकिन अगर उसको विस्तार से देखेंगे आप तो उसमें भी नृत्य ही डोमिनेट करता है। चाहे दुनिया के कोई से भी जनजाति नाट्य को आप देखें तो उसमें नृत्य से शुरुआत होती है। स्वरों के अभिनंदन में, अनुष्ठान में यदि देवी देवताओं का स्मरण कर रहे हैं तो वो नृत्य और नृत्य में होता है। ये उनकी शुरुआत जनजातियों की नृत्य में होती है। नृत्य में उत्सुकता के कारण उनके बहुत सारे नृतत्व शास्त्रीय तत्व मौजूद होते हैं। एक तो बहुत स्पष्ट रूप से आप जितने भी जनजाति अध्येता हैं उनको समझना होगा कि उनका जीवन कैसा है, कैसा बना। सबसे पहले वो प्रकृति के नजदीक अधिकता के साथ रहे। प्रकृति उनके जीवन का एक बहुत बड़ा गहरा संबंध बनाती है और प्रकृति के रहस्यों को जानने के लिए जनजातियों ने जो प्रयास किए या प्रकृति के विज्ञान को जो समझने की जनजातियों ने कोशिश की, उसमें उसके जीवन का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है। जनजातियों के सामने आदिम समय में उसके जीवन को बनाने की प्रक्रिया भी सामने थी, उसके समक्ष थी। जीवन के सौंदर्य को किस तरह से गढ़ा जाए, तो सबसे पहले उसमें ये तत्व शामिल किए गए। जो एक प्रश्न हमेशा उठता है जनजातियों के बारे में कि पहले नृत्य आया या चित्र आए। ये तो बड़ी इस पर कई बार पूरे विश्व में बहस होती रही, लेकिन पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर हमें लगता है कि यदि आप पुरातत्व के उन प्रागैतिहासिक चित्रों को देखें तो उसमें नृत्य के चित्र हमें मिलते हैं मंडलाकार आकार में, क्योंकि जनजातियों के जितने भी नृत्य हैं वो मंडलाकार हैं। और ऐसे चित्रों का चित्रांकन जो है वो जनजाति लोगों ने प्रागैतिहासिक काल की गुफा चित्रों में हमें दिखाई देता है। तो इससे बहुत स्पष्ट हो जाता है कि अगर उन्होंने दीवारों पर नृत्य के चित्र बनाए हैं तो पहले नृत्य आया होगा, संगीत आया होगा, वाद्य बने होंगे और उन्होंने जीवन में उसको व्यवहार रूप में परिणित किया होगा। और वही जब नृत्य किया होगा तो जब चित्रकला उसने वहां दीवारों पर बनाना शुरू की तो सबसे पहले उसके अब पहले देखते हैं आखेट का चित्र मिलता है, उसके बाद में नृत्य के चित्र मिलते हैं। तो आखेट पहली आवश्यकता थी मनुष्य की और वहां आखेट के चित्र पहले बनाए गए, बाद में नृत्य के चित्र बनाए गए। इसका मतलब नृत्य पहले जीवन में आया,
उसको देखा और उसके आधार पर वहां के चित्र बनाए गए। तो ये एक मूल समस्या जो थी वो सिद्ध करती है कि सबसे पहले नृत्य आया, उसके बाद में चित्रकला आई, चित्रलिपि आई। और इस तरह से नृत्य का जन्म जो है आदिवासियों ने प्रागैतिहासिक काल में ही इसको अपने जीवन में उतार लिया। इन सब कलाओं का जब जनजाति समाज प्रागैतिहासिक काल से निकल करके पाषाण काल और उसके बाद में धातु युग में जब मैदानों में रहने के लिए आया तो उसका बहुत कुछ बदल गया, पूरा परिवेश बदल गया। मैदान में आया तो वहां पर वो अपने मकान बनाने की उसको वास्तुकला का की धारणा बनी और उसने झोपड़ियां बनाई अपनी, फिर दीवारें बनाई और फिर मैदान में रहने लगा। तो एक समूह, एक गांव, एक कुटुंब, एक परिवार बनता है। उसमें जब परिवार बनता है तो परिवार के साथ अपनी खुशियों को व्यक्त करने के लिए वो जो नृत्य उसकी परंपरा चली आ रही थी तो वो जाकर के मैदान में वो नए कुछ आकार लेती है। परिवेश बदलता है तो वहाँ पर नृत्यों के साथ में गीत भी जुड़े। भाषा, जब जनजातियों की सबसे बड़ी देन है भाषा का आविष्कार। भाषा के आते ही पूरी भाषा का मतलब संस्कृति, और वो संस्कृति बनना शुरू होती है भाषा के साथ। तो जब भाषा बनती है तो उसके साथ गीत, कथा और उस ये सब एक भाषा का एक पूरा संसार। और भाषा के आने के बाद में गीत नृत्य के साथ जुड़ गए। तो जब वाद्य बने, जनजातियों ने वाद्य बने। एक बेगा कथा मुझे याद आ रही है कि वाद्य कैसे बने। महादेव ने पृथ्वी को बना करके बहुत दिनों तक उसकी सुध नहीं ली, तो पार्वती ने ही कहा कि महादेव, जिस पृथ्वी बहन को आपने बना दिया है उसकी सुध तो लो कि वहाँ क्या हो रहा है। तो महादेव को याद आया कि हाँ, मैंने एक पृथ्वी को बनाया जिसका नाम कलु था। जनजातियों में कलु कहते हैं पृथ्वी को। और वो मैं भूल गया बना करके, तुमने अच्छी याद दिलाई। तो उस समय एक व्यक्ति को ढूंढते हैं महादेव, जिसका नाम सांवला सुतार था, और उससे कहते हैं कि पृथ्वी पर जाओ और देखो कि कोई ऐसा पेड़ दिखाई दे जिसके लकड़ियां मुझे चाहिए, उसकी डालियां मुझे चाहिए, ताकि मैं उसके कुछ वाद्य बना सकूं। तो कहते हैं कि वो सांवला सुतार जो है पूरी पृथ्वी पर घूमता रहा, लेकिन उससे कोई पेड़ नहीं दिखाया। हार तक के वो एक जगह पर सो गया, और उसकी नींद खुलते ही उसने सामने देखा कि एक वृक्ष उसके सामने खड़ा है, जो उसकी फुलगी जो है वो आसमान को छू रही है और उसकी जड़ें जमीन पर हैं। तो उसकी नींद खुलते ही अरे बोले, यही पेड़ होना चाहिए, महादेव ने कहा था। तब वो सबसे पहले अपनी पगड़ी उतारता है और पेड़ पर अपनी पगड़ी को उसकी फुनगी पर बांधता है, और फुनगी पर बांध करके उसकी पूजा करता है, और फिर वह उससे अनुमति लेता है कि मैं आपकी कुछ डालियां काटना चाहता हूँ। और वो पेड़ अनुमति देते हैं और पेड़ से डालियां काट करके, और वो फुनगी पर जो पगड़ी बांधी थी वो इसलिए बांधी थी कि पेड़ में जो कुछ भी संगीत था वो संगीत जो है आसमान में न चला जाए, इसलिए उसको पगड़ी बांधी और उसकी पूजा की। आज भी जनजातियों में जब किसी पेड़ को काटा जाता है तो सबसे पहले पेड़ की पूजा करने के बाद में उससे अनुमति लेते हैं कि हे पेड़ देवता, हम आप पर एक कुल्हाड़ी चला रहे हैं, हमें एक ही डाली लेनी। तब से ये परंपरा जनजातियों में आई। सांवला सुतार लकड़ी ले जा करके महादेव को देता है, और महादेव बहुत सारे वाद्य बनाते हैं,
और उन वाद्यों को उसी सांवला सुतार को सौंपता है कि अब पृथ्वी पे जाकर के जो भी मनुष्य रह रहे हों उनको ये वाद्य दें। कहते हैं तब से संगीत आया और नृत्य आया इस पृथ्वी पर। ये एक बैगा जनजाति की मिथ कथा है। अब इस तरह से जनजातियों में, क्योंकि उस समय तक जो भी धारणाएं थी, और कहते हैं कि वही सांवला सुतार जो है बाद में विश्वकर्मा के नाम से प्रतिष्ठित हुआ। ये एक भारतीय परंपरा के जनजाति और लोक, इन दोनों का अंतर संबंध मैंने एक कथा के माध्यम से, इस तरह से नृत्य में वो नृत्य में पृथ्वी पर संगीत उपजा और संगीत नृत्य और संगीत से और स्वरों से भर गई। तब से इस पृथ्वी पर संगीत है, स्वर है, नृत्य है, गायन है, और उसके साथ साथ पृथ्वी में फिर से एक सजीवता उत्पन्न हो गई। तब से पृथ्वी पर संगीत आया है और नृत्य आया है। अब देखिए वो नृत्य कैसा है। जनजाति के नृत्यों को आपने देखा होगा कि वो मंडलाकार रूप में नृत्य करते हैं, गोल घेरे में नृत्य करते हैं। उनके सारे संरचना को आप देखेंगे तो ये गोल घेरे में और भारतीय नृत्यों की शुरुआत भी एक हल्लीशक आभीर संस्कृति का एक हल्लीशक नृत्य होता है, उसी नृत्य से प्रारंभ होती है और वो मंडलाकार आकार में ही किया जाता है। जनजातियों में देखा होगा आपने नृत्य में कि वो एक दूसरे की कमर में हाथ डाल करके नृत्य करते हैं, पैरों के संचालन आगे पीछे करते हैं, और झुक करके वो जब झुकते हैं नृत्य में तो वो पृथ्वी को नमस्कार करते हैं, पृथ्वी को प्रणाम करते हैं, और जब उठते हैं तो आसमान को प्रणाम करते हैं। इस तरह से पृथ्वी और आकाश दोनों जनजातीय नृत्यों में शामिल होते हैं। हम देखते हैं कोई भी नृत्य खाली अवकाश के रूप में नहीं होते, वो आकाश के रूप में होते हैं, वो पृथ्वी के रूप में होते हैं, और पृथ्वी से ही कहते हैं कि नृत्य की उत्पत्ति हुई है। पृथ्वी में जब मनुष्य ने कृषि सभ्यता का विकास किया, बीजों को पहचाना, बीजों को बो करके उगाना शुरू किया, तो एक नई संस्कृति का जन्म होता है और वहां से एक लोक संस्कृति का आविर्भाव होता है। यही बाद में लोक संस्कृति बहुत विकसित होती है और आज के विकसित मानव तक वो पहुंचती है, यही लोक संस्कृति है। तो दो संस्कृतियों का दाय हमारे समाज में आज भी मौजूद है। एक आदिम संस्कृति जो आदिवासी संस्कृति भी कहते हैं उसको, एक है लोक संस्कृति। लोक संस्कृति का विकसित रूप नागर संस्कृति को भी हम कह सकते हैं। नागर संस्कृति लोक संस्कृति से अलग नहीं है, और जब लोक में, और ये लोक संस्कृति का संपूर्ण आधार जनजाति संस्कृति ही है, क्योंकि लोक संस्कृति के पूर्व जनजाति संस्कृति पूर्ण विकसित हो चुकी थी। और ये तो निश्चित मानिए कि वेद जब लिखे गए तभी लिपि का आविष्कार हुआ। जनजातियों को आज भी लिपि की आवश्यकता है, उनकी बोलियों की लिपि नहीं है, सब वाचिक परंपरा में। और तो मैं कह रहा था नृत्य की हम बात करने से थोड़ा सा भटक जाता हूँ, सॉरी। तो मैं ये कह रहा था कि जनजातियों के नृत्यों की संरचना को आप देखें तो एक मंडलाकार होती है, और मंडलाकार इस बात का प्रतीक है कि वो पृथ्वी को नमस्कार कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। पृथ्वी ने जो उपकार किए हैं, पृथ्वी ने सब कुछ दिया है मनुष्य को, उसके लिए वो कृतज्ञता। आज भी आप नृत्य करते समय जनजातियों के जितने भी नृत्य हैं वो मंडलाकार होते हैं, और एक दूसरे के कमर में हाथ डाल करके वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। सामूहिक उनकी जो प्रार्थना है, नृत्य क्या है, सामूहिक प्रार्थना है। और नृत्य को मैं मानता हूं कि नृत्य क्या है, एक
जनजाति समाज की एक अवधारणा में मुझे ज्ञात हुआ कि जनजाति नृत्य जब नृत्य करते हैं, आपने देखा होगा जनजाति नृत्यों में रात रात भर तक नृत्य किए जाते हैं, मड़ई मेले में रात भर नृत्य किए जाते हैं, और मैंने देखा है कि वे लोग कभी थकते नहीं है। इसलिए, और उसका कारण क्या है कि नृत्य का मतलब ये है कि पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति से थोड़ा ऊपर होना और अपने शरीर को इतना हल्का कर लेना कि आप जो है आनंद से भर जाए। नृत्य का परम उद्देश्य क्या है, जनजातियों ने भी इसको खोजा और समझा, वो है जीवन में आनंद। महादेव पार्वती से पूछती है कि महादेव कि दुनिया में सबसे बड़ा रस क्या है, तो उन्होंने कहा कि वो कथा रस है, और कथा को भी जब गाथा के रूप में गा करके जब नृत्य किया जाता है, और वही परम आनंद होता है। इस तरह से रस की निष्पत्ति भी वो हमारे नृत्यों के माध्यम से होती है, जनजातीय नृत्यों के माध्यम से होती है। तो जब वो नृत्य करते हैं तो नाचते नाचते शरीर को इतना हल्का कर लेते हैं कि वो चुंबकीय जो पृथ्वी का चुंबक है उससे थोड़ा सा ऊपर हो जाता है और शरीर एक आनंद से भर जाता है। यही परम आनंद है नृत्य का। उसमें संगीत, उसमें वाद्य और उसमें जो भूषा है और जो वातावरण है, परिवेश, वो सब उसमें शामिल हो जाता है और नृत्य एक अनुष्ठान बन जाता है। आप मित्रों, मैं कहना चाहूंगा कि सारे नृत्य जो हैं, जनजातीय नृत्य और लोक नृत्य भी अगर लें आप, पारंपरिक लोक नृत्य लेंगे तो वो किसी न किसी अनुष्ठान, पर्व त्योहार और किसी न किसी प्रमुख अवधारणा से जुड़े होते हैं। लेकिन जब हम पारंपरिक नृत्यों को या जनजातीय नृत्यों को उनके अनुष्ठान से काट करके जब हम किसी मंच पर प्रस्तुत करते हैं तो उसका अनुष्ठान पीछे छूट जाता है, क्योंकि वो किसी न किसी परंपरा का हिस्सा है और वो किसी न किसी परंपरा को पूर्णता प्रदान करता है। जनजातीय नृत्य ऐसे ही नहीं करते, वो किसी देवता को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। उरांव जनजाति के या कर्मा नृत्य को आपने देखा हो तो वो पेड़ की डाली के रोपण करके उसकी पूजा करने के बाद नृत्य करते हैं। उरांव लोग सरहुल नृत्य करते हैं, वो किसी पेड़ के आसपास करते हैं। तो उनकी धारणा ये है कि पेड़ में एक परमात्मा विराजित हैं या उनके देवता उसमें समाये हुए हैं। उनके आसपास वो उनको प्रसन्न करने के लिए नृत्य करते हैं। कर्मा नृत्य भी इसी तरह का नृत्य है और सरहुल नृत्य भी इसी तरह का है। एक और बात कर्मा नृत्य के बारे में मैं कहना चाहूंगा, गोंडों का ये प्रमुख नृत्य है। गोंडों से कर्मा नृत्य की उत्पत्ति हुई है और वो भारत की जितनी भी जनजातियां, उन सब में अधिक से अधिक कर्मा नृत्य की उपस्थिति हमें मिलती है। हमने कर्मा उत्सव एक बार किया था बहुत पहले, तो उसमें करीब 53 कर्मा की विविध मंडलियां को आमंत्रित किया था, जिनके नृत्य अलग अलग थे। था नाम कर्मा ही संथाल में होता है, हो में होता है, मुंडा में होता है, उरांव में होता है, गोंडों में होता है, बैगा में होता है और अन्य जितनी भी जनजातियां उसमें कर्मा नृत्य होता है। और वो नृत्य केवल वृक्ष की पूजा का नृत्य होता है। कदम वृक्ष की पूजा करते हैं और उसमें अपने देवता का वास मानते हैं, इसलिए उससे प्रार्थना करते हैं कि हे देवता, आप इस पेड़ को सदैव जीवित रखें, क्योंकि पेड़ों से हमें बहुत कुछ मिलता है। उससे प्राणवायु मिलती है, उससे फल मिलते हैं, उससे लकड़ी मिलती है, उससे पूरा जंगल मिलता है। और क्योंकि वो प्रकृति के पुजारी हैं, इसलिए प्रकृति की पूजा करते हैं। तो नृत्य की मूल अवधारणा में प्रकृति की पूजा का ही समावेश होता है। इस तरह से मैं देखता हूँ कि जनजातियों में जो नृत्य परंपरा है, देखिए अब इस नृत्य परंपरा की निरंतरता पर कुछ बात करना चाहूंगा।
इस जनजाति नृत्यों की परंपरा को किस तरह से उन्होंने आज तक हमारे समय तक चला आ रहा है। वो आदिम नृत्य भी हमारे सामने आज तक हम उसे जनजातियों के विभिन्न रूप आकारों में हम देख सकते हैं। उनके उनके जो पर्व त्योहार है, देखिए एक तो जनजातियों ने अपने सब नृत्य जो है किसी न किसी पर्व त्योहार के साथ जोड़े, ताकि उसकी परंपरा जब पर्व आए तो उस समय नृत्य भी किया जाए, ताकि उसकी परंपरा निरंतर बनी रहे। मैं सोचता हूँ कि इससे बड़ा दस्तावेजीकरण का और क्या साधन हो सकता है। आज हम इलेक्ट्रॉनिक इतने अधिक साधन हो गए कि हम अपनी कलाओं को, अपनी जनजाति कलाओं को और हमारे जीवन की एक एक वस्तु को दस्तावेज कर सकते हैं। लेकिन जो जनजातियों ने, जब उस समय विज्ञान इतना नहीं विकसित था, तब उस समय उन्होंने क्या सोचा कि हमारी कलाएं कैसे आज नई पीढ़ी तक और आगे के समय तक कैसे बचेगी, किस तरह उससे ले जाया जा सकता है। तो उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर, रचनात्मक और स्मृति में, क्योंकि सारी उनकी परंपरा है, चाहे नृत्य की परंपरा हो, कला परंपरा हो, शिल्प कला परंपरा हो या जीवन शैली हो, सब वाचिक परंपरा में, लिखित रूप में उनके पास कुछ भी नहीं है। मैंने कहा ना कि लिपि तो इजाद वेदों के बाद भी, जब वेद लिखे गए तब लिपि हमारे यहाँ बनी, लेकिन आज भी जनजातियों को लिपि की आवश्यकता नहीं है। जनजाति की जितनी भी बोलियां हैं, कम से कम उनकी लिपियां हैं। कुछ लिपियां हमें मिली हैं, जनजातियों ने इसका प्रयास किया। क्या जो भाषा का इजाद कर सकता है जनजाति समाज, क्या वो लिपि नहीं बना सकता था? एक पूर्वांचल की एक कथा मुझे याद है, वो उसमें कहा कि लिपियां तो बना ली थी उन्होंने, लेकिन हुआ क्या कि जनजातियों ने लिपि को बचाने के लिए पेड़ पर टांग दी थी। तो उस पेड़ में अचानक प्रकृति का प्रकोप हुआ, बिजली गिरी और वो सारी लिपियां जल गई। कहते हैं तब से जनजातियों पे लिपियां नहीं है, वो वाचिक परंपरा में ही अभी जीते हैं, अपनी वाचिक परंपरा को ही। क्योंकि वाचिक परंपरा की लिपि को मैं मानता हूँ स्मृति ही वाचिक परंपरा की उनकी लिपि है। और वो स्मृति कहाँ होती है? मनुष्य के मस्तिष्क में होती है, और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को वो एक स्थानांतरित करती है, वो स्मृति करती है, और उसके स्वप्न भी बनते हैं। तो नृत्य में आदिम जनजातियों के स्वप्न और स्मृतियां भी समाई होती है। देखिए, उनमें गाथा गाने की बहुत बड़ी लंबी परंपरा है। गोंडों की 3 बड़ी गाथाएं मध्य प्रदेश में प्रचलित है, आपने सुना होगा। एक है गोंडवानी, दूसरी रामायणी और तीसरी पंडवानी। हम देखते हैं कि इन गायन का बिल्कुल साधारण एक अर्थ है। एक बाना बाजा होता है, उस पे एक कलाकार, एक गायक, एक प्रधान गायक जो है, वो सारी गाथाएं याद है, उसको मौखिक रूप से याद होती है। ये स्मृति, और स्मृति से वो दूसरे को देता है। अब देखिए, स्मृति कितनी बड़ी लिपि है मनुष्य के, और स्मृति से ज्यादा कोई बड़ी। आप हजारों किताबें लिख देंगे तो किताबें तो उसमें जो है शब्द जो है, जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, उसको सजीव नहीं करेंगे, उसको जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, तब तक वो किताबों पे बंद ही रहेंगे। लेकिन स्मृति में हमेशा वो जागृत रहता है, जीवंत रहता है। तो स्मृति की जो भी चीज है वो हमारे तक किस तरह आई है, तो हम उनको, नृत्यों को उन्होंने पर्व त्योहारों से जोड़ा, अनुष्ठानों से जोड़ा। मैं अनुष्ठान की बात कर रहा था कि जब हम मंच पर प्रस्तुत करते हैं तो जनजातियों के नृत्यों का अनुष्ठान जो है वो समाप्त हो जाता है, क्योंकि अनुष्ठान ही उसकी आत्मा है। मतलब नृत्य को हम बिना आत्मा के मंचों पर या सांस्कृतिक मंचों पर ले जाते हैं, ये तो मनुष्य ही कर रहा है। हमने देखा कि कोरियोग्राफी करने के पश्चात उसकी सुंदरता और अधिक बढ़ जाती है। पारंपरिक नृत्यों की सुंदरता कोरियोग्राफी से निश्चित रूप से बढ़ती है, मैं ये मानता हूँ, लेकिन उसमें उसकी आत्मा समाप्त हो जाती है। जिस परंपरा के लिए, जिस अनुष्ठान के लिए वो नृत्य किया जाता है,
वो उसका भाव समाप्त हो जाता। हमें उनके निश्चित रूप से आधुनिक मनुष्य ये सोचता है कि उसका कला रूप जो है वो निश्चिंत रहे, सुनिश्चित हो, सुगठित हो, ये निश्चित आधुनिक मनुष्य चाहेगा। और कला के रूप में अगर उसकी हम प्रतिष्ठा करते हैं तो कहीं न कहीं हम उसके अनुष्ठान को भी न भूलें और अनुष्ठानों को उसके साथ। और दूसरी चीज, हम अनुष्ठानों को प्रदर्शनकारी न बनाएं। जनजातियों के अनुष्ठान बहुत गहरे होते हैं, बहुत आत्मीय होते हैं और बहुत आध्यात्मिक, उनके पारंपरिक अध्यात्म को छूने वाले होते हैं। इसलिए उनके प्रदर्शनकारी बनाने में एक सबसे बड़ा खतरा होता है उनकी भावनाओं को आहत करना। मैंने पद्मश्री शेख गुलाब के साथ काम किया है। वे एक नृत्य करते थे, इस अनजाने में एक पूजा नृत्य करते थे। लड़कियों के बाल खुले होते थे और वो वाद्यों के साथ देवी भाव उसमें आने लगते थे। तो ये दिल्ली की बात है, मैं उनके साथ था, वो पूजा नृत्य कर रहे थे, उसमें 4 लड़कियों को देवी भाव आ गए मंच पर। राष्ट्रपति बैठे हुए, प्रधानमंत्री बैठे हुए। अब वहां पर उन लड़कियों को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उनमें देवी भाव आ चुका, अनुष्ठान उनके साथ आ गए। तो अनुष्ठानिक नृत्यों से चाहे कोई कोरियोग्राफर हो, कोई भी रंगकर्मी हो, उसको थोड़ा सा बचाव करना चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि वो आत्मिक है, वो आध्यात्मिक है, वो न जाने कहाँ खुल जाएगा, पता नहीं, आप उसे संभाल नहीं पाएंगे। वो नृत्य नहीं, वो प्रदर्शनकारी नहीं, मेरी दृष्टि। इसको समझने की जरूरत है मित्रों। जनजातियों का संसार बहुत गहरा है, उसे बहुत दूर से नहीं देखा जा सकता, उसे हम बहुत नजदीक से देखने की कोशिश करें। मेरा सौभाग्य है कि मैंने मध्य प्रदेश की 6-7 जनजातियों के जीवन को बहुत नजदीक से देखने की कोशिश की, और उसमें मैंने जो कुछ भी पाया, जो कुछ भी अपने भीतर महसूस करता हूँ, वो केवल जनजातियों के कला परंपरा से मुझे मिला है बहुत कुछ। उनकी कला परंपरा को निरर्थक मत मानिए, कोई न कोई अर्थ उसका जरूर होता है। हम जनजातियों के व्यक्तियों की बहुत मजाक करते हैं, भगोरिया नृत्य देख करके, या जब जनजाति के लोग या भील लोग आपके गांव में आते हैं तो उसका मजाक बनाते हैं। लेकिन मित्रों, जब वो गांव शहर में भी चलते हैं तो पंक्तिबद्ध चलते हैं। आपने भीलों को देखा होगा, चाहे दिल्ली की सड़क पे चल रहे हो, चाहे भोपाल की सड़क पे चल रहे हो, वो एक पंक्तिबद्ध चलते हैं। उनका एक अनुशासन है, ये उनका अनुष्ठान है, एक तरह का जीवन का। तो इसको उन्होंने अपनी कलाओं में भी इसको कायम रखा है, और उसको आज हम नई दृष्टि से उसको लाए। निश्चित रूप से मैं प्रदर्शनकारी कलाओं को बनाने में या उसके निर्माण में रंगकर्मियों और कोरियोग्राफरों की सराहना करना चाहूंगा कि जिस तरह से आज हम रंगमंच पर या सांस्कृतिक मंचों पर हमारी कलाओं का समुच्चय देखते हैं, उसमें एक बहुत बड़ा जो तथ्य ये है कि हम अनुष्ठानों को जगह नहीं, उतनी जगह दें जितना जरूरी है। प्रारंभ में भी सरस्वती, हनुमान, इनकी वंदना की जाती है, गणेश की वंदना की जाती है, ये ठीक है, इतना बहुत है अनुष्ठान प्रदर्शनकारी कलाओं में। लेकिन उनके जो गहरे सरोकार हैं वहां तक हमें नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि वो किसी न किसी अनुष्ठान से, किसी न किसी परंपरा से जुड़े हुए। तो मैं जनजातीय नृत्यों के बारे में ये कह रहा था। एक लिंक बनती है मित्रों, जनजातीय नृत्यों से हमारे पास लोक नृत्य आते हैं। आप फिर वो लोक नृत्य से आगे जाकर के वो शास्त्रीय नृत्य बन जाते हैं, उनकी शास्त्रीयता, उनका शास्त्र बन जाता है। जनजातियों में कोई शास्त्र नहीं है नृत्यों का, वाचिक शास्त्र जरूर है, लेकिन वही नृत्य जब लोक में आता है तो थोड़ा और बंद हो जाते हैं और उसकी सीमाएं कुछ निश्चित हो जाती हैं। लेकिन जब शास्त्र में आता है तो यक्षगान को लीजिए, प्रारंभ में वो आदिम नृत्य था, फिर उसके बाद में लोक नृत्य बना, मंदिरों में किया जाने लगा, मंदिरों से फिर वो जाके शास्त्रीय नृत्य बना। तो इस तरह की एक नृत्यों की एक श्रृंखला बनती है जो हमारे तक आती है। लेकिन हम नृत्यों की जो ऊर्जा है, नृत्यों का जो कहना है, नृत्य क्या कहते हैं, नृत्यों के बारे में हमें बहुत गहरे से बात करना है।
और जनजाति नृत्यों को तो हमें बहुत ही गंभीरता से अध्ययन और समझने की जरूरत है। मैं सोचता हूँ काफी समय हो गया है। अगर किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो मैं उन प्रश्नों के उत्तर देना चाहूँगा, और निश्चित रूप से आप सबसे ये अपेक्षा करना चाहूँगा, खास करके इंद्रावती नाट्य संस्था समिति की ओर से, और जो वनवासी महोत्सव इस समय किया जा रहा है, और खास करके विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर इसको आयोजन अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। इस श्रृंखला को मैं सोचता हूँ कुछ नृत्यों के बारे में एक नृत्य को कोई ये समिति, नाट्य समिति उठाए और उसके संपूर्ण पक्षों का संकलन करे। एक जनजाति को सीधी के या बघेलखंड के किसी एक नृत्य को आप ले लें और उसको साल भर तक उसका अध्ययन करें, और फिर देखिए हर एक पक्ष उसका हम देखने की कोशिश करें, तो एक दस्तावेजीकरण हमारे पास अगली पीढ़ियों के लिए कम से कम बच जाएगा। और ये प्रयास अगर होता है तो मैं सोचता हूँ कि हम लोग कुछ न कुछ रचनात्मक काम हम अपने समाज को और हमारी नई पीढ़ी को दे जाएंगे। मैं अपेक्षा करता हूँ कि आपके मन में कुछ प्रश्न होंगे, और ये प्रश्न जो है आदिवासी जनजाति समाज के लोक नृत्यों पर होंगे, तो इसको आप जरूर मुझ तक पहुंचाएं। मैं उत्तर देने की अपनी जितनी मुझमें अल्प बुद्धि है मैं देने की कोशिश करूँ। सर मैं नीरज जी कुछ पूछना चाह रहे हैं जी, पूछिए नीरज जी। हाँ बोलिए सर। मैं ये जानना चाहता था कि जो आदिवासी लोक कलाएं हैं उनको परिष्कृत करके। नीरज तुम यही गलती कर रहे हो। आदिवासी लोक कलाएं नहीं होती हैं, आदिवासी होती है। लोक कलाएं बिल्कुल अलग हैं। राई नृत्य को आप आदिवासी नृत्य नहीं कह सकते। जी सर, वो लोक कला है। ये बुनियादी तो आपको समझना चाहिए। जी सर। अच्छा, मैं इसी को प्रश्न समझ करके इसको उत्तर देना चाहूंगा कि ये निश्चित रूप से आदिवासी जो परंपराएं हैं लोक नृत्य की से बिल्कुल अलग है। लोक नृत्य की परंपरा से बिल्कुल अलग है। आप काठी नृत्य को जनजाति नृत्य कैसे कह सकते हैं? आदिवासी नृत्य कैसे कह सकते हैं? बताइए। आप बधाई को, नोरता को, राई नृत्य को किस तरह से आदिवासी नृत्य कह सकते हैं? आपको उसके अंतर दिखाने के लिए आपको इसके अंतर को भी समझना पड़ेगा बहुत गहराई से कि आदिवासी नृत्य, आदिम नृत्य कहिए उसको, आदिवासी नृत्य कहिए या गौड़ नृत्य, वो तो हम पढ़े लिखे लोग इसको विभाजित कर रहे हैं। वो लोग तो अपना कर्मा कहते हैं, वो तो गौड़ अपना कर्मा कहते हैं। वो तो आदिवासी नृत्य भी नहीं कहते। उनकी परंपरा में तो नृत्य का नाम लिया जाता है। लहंगी करते हैं शहरिया, वो लहंगी कहते हैं। वो लोक नृत्य नहीं है, वो आदिवासी नृत्य है। प्लीज इसको आप समझने की कोशिश। जी सर, मेरा सवाल ये था सर कि मैं ये पूछना चाह रहा था, आदिवासी या लोक नृत्य, मतलब उस दोनों अलग अलग करके पूछता हूँ कि जो मूल कला है उसको हम परिष्कृत करके जब मंच पे लाते हैं नाटक में, तो वो कहाँ तक सही है? कई लोग बोलते हैं कि जो मूल कला है उसको अगर मंच में लाते हैं तो उसके साथ छेड़खानी होती है, जो सही नहीं है। क्योंकि नाटक में हम लोग एलिमेंट्स को उपयोग करते हैं, तो वो कहाँ तक सही है या नहीं सही है, उसके बारे में जानना था सर। कि अगर कोई पूछे तो हम क्या बता सकते हैं ये? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत। और ये भी मेरे मन में भी था कहने के लिए। जी सर। असल में क्योंकि हमारी धरोहर क्या है? हमारी धरोहर तो आदिवासी कलाएं है ना। जी सर। क्योंकि आज हम आधुनिक मनुष्य हैं, तो हम उपयोग हमारी जो वर्तमान कंटेम्प्रेरी कलाएं हैं उनमें क्यों नहीं कर सकते? करना चाहिए। लेकिन बस इतना सा मैंने कहा कि उनके जो पारंपरिक अनुष्ठान है उन पर चोट नहीं होनी चाहिए, उनका मजाक नहीं होना चाहिए, और उनकी गंभीरता को समझ करके आप जो कुछ भी रंग कर्म में दिखाना चाहें तो
उसमें जो उत्कृष्टता है, जो उसकी पवित्रता है, उसको जी जरूर सर। दिखाने की कोशिश करें, और वही उसका मूल आत्मा भी है। जी तो सर। मैं सारे रंग कर्मियों से फिर निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि मैंने देखा है कि ये भी होता है, जैसे तुम्हारे मन में था कि कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसा प्रयोग करते हैं रंग कर्म में, जो एक फुहड़ता की तरह होता है, और वो पूरा नृत्य जो है फुहड़ हो जाता है। जी सर। कोई इतना कोरियोग्राफर ज्यादा कर देता है कोरियोग्राफी कि वो फिर मूल नृत्य बचता ही नहीं। जी सर। लेकिन मूल भावना को बचाते हुए यदि आप रंग कर्म में उसका अपनी बौद्धिकता के साथ और बहुत यथास्थान अगर प्रयोग करते हैं, तो रंग कर्मियों की भी पूरी अनुमति है, आप कर सकते हैं, बिल्कुल करना चाहिए, और परिष्कार तो जरूर करना चाहिए। जी क्योंकि सर। हम जब भरत ने भी लोक से प्रेरणा लेकर के नाट्य लिखा, है ना, भरत का नाट्य शास्त्र जब लिखा गया, तो उन्होंने सारी प्रेरणा लोक से ली है। जी सर। वो खुद अंत में कहते हैं 6ठे अध्याय में जाकर के कि ये मैंने तो सारा लोक को ही कहा है, और लोक को ही मैंने प्रस्तुत किया है, और लोक को ही मैं समर्पित करता हूँ। जी सर। भरत भी कहते हैं। तो जी इससे सर। समझने की कोशिश करो ना कि भैया उनका जो मूल है उनको तो करने दीजिए। यदि आप रंग कर्म में प्रयोग कर रहे हैं, तो उसकी जो कला की आत्मा है, जहाँ जी सर। कला बचती है उस नृत्य में, उस परफॉर्म में, उस विधा में, उस जी सर। उस उस उस, उस मतलब क्या है, जिस जगह से उठाया गया है, वहां उसकी जो आत्मा है, वो अगर आप मंच पे दिखाते हैं, और आपके नाटक को यदि वो श्रेष्ठता प्रदान करता है, तो ही उपयोग कीजिएगा, नहीं तो जी वो सर। बिल्कुल देगले जैसे लगेगा, फूहड़ लगेगा। जी मैं सोचता हूँ इसको बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। प्रश्न बहुत अच्छा, बहुत गंभीर, और इसको मेरी दृष्टि में इस जी तरह से जरूर उपयोग करना चाहिए। अभी देखिए, आदिवासी संगीत का उपयोग आप कितने अच्छे ढंग से नाटकों में कर सकते हैं। जी सर। निश्चित रूप से उनके पास अपार अपार तरह के वाद्य हैं, जी उनके सर। पास अनंत अनंत स्वर लहरियां हैं, उनके पास अनंत मुद्राएं हैं, तो उनका उपयोग नृत्य कर्म में क्यों नहीं करते? नृत्यों में तो करी नहीं, जो पारंपरिक नृत्य से हट करके जो कोरियोग्राफी नृत्य किए जाते हैं, उसमें सारी मुद्राएं जनजातियों की है, लोक की है, लोक कलाओं की है, क्यों नहीं जी होना? सर। अगर उसका सौंदर्य बढ़ता है, नीरज जी, जी किसी भी रंग कर्म में किसी नाटक का बहुत अधिक आंतरिक सौंदर्य बढ़ता है, तो हमारी परंपरागत कलाएं कभी उसका विरोध नहीं करे। जी सर। जी सर। आपने सर पचमढ़ी में पढ़ाया था, मैं दोबारा इसलिए पूछ रहा था कि तुम और अच्छे से। तुम मेरे भीतर हो हमेशा। जी सर। और किसी को अगर कोई सवाल पूछना है तो आप लोग जी पूछिए। सर, मुझे पूछना है। मेरा नाम है पियाली सरकार। जी, क्या मैं पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ, जरूर जरूर, क्यों जी, नहीं, मैं क्यों नहीं। पहले नमस्कार करना चाहती हूँ मैं सर। सर, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, और यहाँ एक मतलब एक प्रचलित आर्ट फॉर्म है, कहाँ? जिसका मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल से जी। जी सर। जी, और यहाँ मंगल काव्य हाँ हाँ ऐसा बोल के एक गीत और उसके साथ-साथ चित्रकला 2 हाँ जुड़े हुए होते हैं, परफॉर्मेंस के तौर पे हमारे सामने आते हैं। तो हाँ इस कला का जो लोग मतलब पहले से शुरू किए थे, वो पहले ईश्वर का महत्व क्या है, और इंसानों के साथ उनका जुड़ना, और इंसान कैसे उन्हें अपने पास महसूस करे, इसका एक गाथा या इसका एक वर्णन होता था पहले-पहले। जी आजकल जो हुआ तो क्या है ना, सोशल जो क्राइसिस है, जी जी वो सब सब्जेक्ट के तौर पे आगे आ रहा है। जी जी। और पहले जो होता था मंगल काव्य बोल के, हम्म उसका नाम आज भी मंगल काव्य है,
पर उसका जो मतलब सब्जेक्ट वो बदल गया है, काफी सोशल हो गया है। जी तो जी मेरा पूछना ये है कि जिस आदिवासी कलाओं का, नृत्य का, गीत का आप इतनी देर से हमें जानकारी दे रहे थे, क्या उन लोगों में जैसे वो लोग प्रकृति के साथ काफ़ी जुड़े हैं जी और जी उनके जीवन में भी कई समस्याएँ होंगी, हम्म, मेरे ख़्याल से, तो जी क्या उसका प्रभाव प्रभाव उनके कला में कभी आई या आ रही है? कोई बदलाव सब्जेक्ट में या जी गीत के जो मतलब स्टाइल है जी परफॉर्मेंस का, उसमें कोई बदलाव आया है या पहले दिन से जैसे वो लोग शुरू किए थे, जिस तरीके से परफॉर्म करते थे, आज भी उसमें कोई बदलाव नहीं आया है क्या? जी मैं सोचता हूँ कि जितनी भी हमारी पारंपरिक कलाएं हैं ना, चाहे जनजाति की हो या लोक कलाएं हो या शास्त्रीय कलाएं हो, वो बिल्कुल समय सापेक्ष होती हैं। क्योंकि समय के अनुसार अगर कोई भी कला नहीं चलेगी तो वो जीवित नहीं रहती है ना। मान लीजिए एक परंपरा में, जैसे आप बता रही मंगल उसमें, कि एक परंपरा थी, उसको पहले पूरी तरह से दिखाया किया जाता था, अब उसका संक्षिप्त रूप हो गया, उसका सामाजिक रूप हो गया। तो ये बदलाव और समय के अनुसार हर कलाओं में स्वाभाविक रूप से परिवर्तन और बदलाव आता है और आना भी चाहिए। वो आप उसको शुभ मानिए, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि जो रात रात भर तक नृत्य होते थे या गायन होते थे, अब आपको मंच पे 10 मिनट का दिखाना है। तो उसमें जो बदलाव आएंगे, संक्षिप्तीकरण में जो कुछ भी बदलाव आएंगे, है ना, तो बहुत सारी चीजें विलुप्त हो जाएंगी, बहुत सारी नई जुड़ जाएंगी। जैसे अब नया माइक जुड़ गया या मोबाइल का ये टेक्निक जुड़ गया अब, जी, और चारों तरफ से मंच पर लाइट इतना अधिक आ रहा है कि आपके नृत्य की एक एक चीज देखी जा रही, हर कैमरे एंगल से उसको फिल्माया जा रहा है। तो ये जी, सब चीजें समय सापेक्ष है, समय के साथ आती ही है। और अगर कोई भी कलाएं अगर अपने समय के साथ तादाद में नहीं करेंगी, ये आपका नाम क्या बताया? जी सर, पियाली सरकार। हाँ सरकार, तो मैं सोचता हूँ कि वो जीवित नहीं रह जी नहीं सकेगी, जी, तो डेड हो जाए। कई कलाएं हमारी चली गई, विलुप्त हो गई, जी, तो इसी वजह से कि उसमें रिजिडनेस थी और वो अपने समय के साथ तादाद में नहीं कर पाई, तो जी, वो समय से बाहर हो गई। बिल्कुल। ऐसी कई कलाएं जीवन में, कई चीजें जो हैं, अब आप हमारे माता पिता जिस तरह के कपड़े पहनते थे, आज हम पहनते हैं क्या? नहीं नहीं, पहनते। इसी तरह से हमारी कलाएं भी, हमारा पोशाक बदलती है। जी, जी, कि जो आदिवासी नृत्य करते थे वो बिल्कुल पारंपरिक अपने वस्त्र वो बुनकरों से बुलाव करके वो करते थे, आज वो सब सिंथेटिक पहने हुए नाच रहे हैं। ये तो बदलाव करना पड़ेगा, ये समय के साथ, नहीं तो जिएगा नहीं। आपको जो जी, सुलभ है वही उस कलाएं भी उसको महसूस करती। देखिए कला एक बहुत जीवंत चीज है, बहुत जीवंत, उसमें जी, जीवन है, महसूस करती है, समय को भी महसूस करती है और समय को अपने में वो आत्मसात करती है, तब जाके वो जीवित रहती है। नहीं तो समय से जी, बाहर हो जाएगी, चलन से बाहर हो जाएगी। बहुत सारी चीजें, अवधारणाएं भी इस तरह, विचार भी इस तरह से होते हैं। हमारे जी, विचार और हमारे पिता के विचार बहुत बहुत अंतर है। वो जी, 25 साल का ही अंतर है ना, एक पीढ़ी का, लेकिन फिर हुँ, भी वो अंतर है, घर में ही जी, हमारा अंतर है। तो इस तरह से कलाएं भी जीवित हैं, मनुष्य की तरह जीवित हैं और मनुष्य के साथ जीवित है। ये भी जी, निश्चित नहीं, जैसा मनुष्य बदलेगा वैसे कलाएं भी रूपाकार बदलेंगी अपना। तो रूप जो है अगर बदलता है और बहुत अच्छा लगता है, तब तो वो बेहतर है। अगर उसके उसके हटाने से, जैसे आपका मंगलाचरण वो जो हटा दिया, उससे अगर कोई कला की हानि हो रही है तो ये मैं नुकसानदेह मानता हूँ। जी, जी, थैंक यू सर, थैंक यू। जी, और कोई?
श्रेयस गोखले जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ हिमांशु जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल सर, मैं आपको बहुत ध्यान से हम सभी सुन रहे हैं और हमारे बीच सौभाग्य का विषय है कि सीधी के अब तो ठीक चल रहा है ना सब कुछ? बिल्कुल सर, बहुत उत्तम चल रहा है। हमारे बीच सीधी के डिप्टी कलेक्टर श्रेयस गोखले जी भी हैं। जी जी मैं उनसे भी अनुरोध करता हूं कि 2 मिनट के लिए आप भी हम जी सभी को संबोधित करें। जी आदरणीय श्रेयस गोखले जी, आवाज आ रही है श्रेयस जी आपको? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। अ, ज्वाइन कर रहा है। जी, तब तक और किसी के मन में सवाल हो, क्योंकि अभी हम सर से अनुरोध कर रहे हैं। हाँ, सीधी के डिप्टी कलेक्टर साहब जुड़ते हैं, तब तक किसी के मन में और सवाल हो तो बताइए, हम सर से और आप पूछ सकते हैं सवाल। हाँ सर आ गए हैं। ठीक है। नमस्ते सर। जी नमस्ते। सुन पा रहे हैं? जी जी सर, आ रही है आवाज। आदरणीय वसंत सर को सादर नमस्कार। सर मैं आपसे एक बस प्रश्न केवल मन में जिज्ञासा थी, तो उस पर मार्गदर्शन चाह रहा था। सर जैसा कि आपने कहा सर कि लोक शास्त्र का आधार है, तो क्या ये भी उतना ही सच है कि जनजातीय कला ये लोक का आधार है कहीं ना कहीं? जी बिल्कुल यही क्रम है जी। तो आज जो भी हम शास्त्र देख रहे हैं उसका उद्गम कहीं ना कहीं जनजातीय कला में, और जो जनजातीय कलाएं हैं वे कालांतर में शास्त्र में परिणत भी हो सकती हैं। धन्यवाद जी। जी सर, हम श्रेयस जी आप हमारे बीच जुड़े हैं और हमारे लिए सौभाग्य का भी विषय है। बहुत कुछ तो नहीं कह सकता मैं, न कि इस विषय का न बहुत ज्यादा ज्ञान भी नहीं रखता हूँ। मैं केवल सर से सीखने के लिए, क्योंकि आज सर का इसका उद्बोधन था, तो मैं केवल सीखने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुआ था। तो आप सभी ने ये आयोजित किया है कार्यक्रम, ये इस जिले का, इस शहर का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम सभी ऑनलाइन माध्यम से क्यों ना हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हमारे सीधी में ये घट रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें ये अवसर दिया इससे जुड़ने का। एक बार आप फिर से अपना प्रश्न दोहराएं जरा, तो मैं उसका सर मेरा निवेदन ये था कि क्या जैसे आपने कहा सर कि लोक ये शास्त्र का आधार है, तो क्या जनजातीय कला भी लोक का आधार है? हाँ निश्चित है। ये देखिए, सबसे पहले मनुष्य आया कौन? जनजातीय लोग ही आए ना। हम लोग जो परिष्कृत हो गए हैं और आज विकसित मानव के नाम से कहे जाते हैं, है ना, तो इसके मूल में तो आदिवासी कोई हमारा पूर्वज होगा ना। वही तो निकल करके जब वो मैदानों में रहने के लिए आया होगा, तब वहां से लोग की भूमिका बनी और वहां कृषि सभ्यता का विकास हुआ। और कृषि, पूरी हमारी संस्कृतियां जितनी भी संसार में हैं, विश्व में हैं, वो सब कृषि संस्कृति पर आधारित है। और फिर वो कृषि इतनी उन्नत, और फिर उसके बाद में विज्ञान आया। विज्ञान ने हम सभ्य मनुष्यों को पर लगा दिए, पंख लगा दिए, और हम बहुत विकसित हो गए। यहाँ तक कि अब हम पृथ्वी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं विज्ञान से। तो ये इस दृष्टि से मैं सोचता हूँ कि मूल जड़ें तो जनजातियों की ही है, जहाँ से मनुष्य सभ्यता और संस्कृति का विकास हुआ है। चाहे कला, फिर इसमें सभी विधाएं आ गए, सभी अनुशासन आ गए। जितने भी संसार में अनुशासन विकसित हुए हैं, उसके मूल में जनजातीय संस्कृति का ही है और दाय है। आप कहीं भी जाइए, आप उसके मूल में अगर कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि जैसे पृथ्वी की जो कथाएं हैं हमारे यहाँ पर, एक हमने प्रलय की कथा सुनी ही है ना, जो ये सबको मालूम है कि प्रलय में मनु बसते हैं और फिर वो बीज इकट्ठा करके,
ये कथाएं सबसे पहले जनजातियों ने कही है, वहां से इस परिकल्पना को लिया गया। देखिए प्रलय की कथा हमें कहाँ से शुरू होती है? पहले जल ही जल था, ऐसा कहा है ना, यहाँ से शुरू होती है, पहले जल ही जल था। इसका मतलब ये हुआ कि पहले पृथ्वी थी और उस पर मनुष्य रहता था, और एक बार प्रलय हुआ, पहले जल ही जल था। इससे यह मंतव्य निकलता है कि पहले पृथ्वी बन चुकी थी, उसमें मनुष्य था, और एक प्रलय आया जिसने उसको समस्त विलोपित कर दिया, और उसमें केवल मनु बचा। और वो मनु ने होशियारी की कि वो सारे दुनिया के जितने भी तरह के बीज थे, पशु मतलब पेड़ पौधों से लगा के मनुष्य तक के, उनको एक पोटली में बांध करके वो शिखर पे पानी बढ़ता चला गया और प्रलय में समस्त डूब गया। ये पूरा संसार जो है ना, मनुष्य संसार, ये प्रलय की दूसरी कहानी कहता है। चाहे कोई धर्म में ले लीजिए, ईसाई धर्म में भी वही बात है, इस्लाम में भी वही बात की गई, और हिंदू धर्म में तो सबसे पहला धर्म है जिसने ये परिकल्पनाएं की है, जहां से जनजाति ही उसका मूल है। कहीं भी चले जाएं आप, लोक कलाओं का भी, चाहे नृत्य कला हो, चाहे संगीत कला हो, सबसे पहले आदिवासियों ने ही उसकी खोज की, और फिर मनुष्य जो लोक में आया, तो लोक में फिर उसको लोक संस्कृति के रूप में उसका विकास हुआ, और फिर लोक संस्कृति से हम जैसे विकसित लोगों का समाज बना, और ये सब एक दूसरे से इंटरलिंक है, मतलब अंतर संबंध इसका है। इसी दृष्टि से देखा जाना चाहिए अध्येताओं को। सर इसी का फॉलोअप था सर, हम इससे फिर ऐसी स्थिति में हम जनजातीय लोक और शास्त्र को विलग करके देखने की प्रवृत्ति संस्कृति में क्यों आ रही है? जी। असल में एक मुंबई में एक सेमिनार था संगीत नाटक अकादमी का, तो उसमें एक विषय रखा गया था, क्या भविष्य में जनजाति संस्कृति भारतीय संस्कृति का आधार होगी? एक प्रश्न आया। जिस रूप में हमने अपना विकास किया है, वो तो हमें विध्वंस की ओर ले जा रहा है। आज आपको ये भरोसा नहीं है कि कब कोई आप पर एटॉमिक बम डाल देगा या रसायन बम का प्रयोग करेगा। ये महामारी का एक उदाहरण हमारे सामने था, है ना, कोरोना महामारी। ये तो रसायन युद्ध हुआ, जो पता नहीं लगा कि आदमी को कहाँ से आ रहा है, कहाँ ये बीमारी किस तरह से आई, मनुष्य के हाथ में क्या रह गया था। विज्ञान जहाँ निहत्ता हो गया था, वहां अगर हम पीछे मुड़ के देखें तो पता लगता है कि हमारी जनजाति संस्कृति ज्यादा शांति से रह रही है। हमारे जनजाति लोग जंगलों में रहते हैं, वो आपके शहर को हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, शहर वहां घुसता चला जा रहा है, लेकिन वो हमारे शहरों को हस्तक्षेप नहीं करता। लेकिन अगर हम शांति चाहते हैं दुनिया में, विश्व में शांति चाहते हैं, या सुख से रहना चाहते हैं, भाई भाई की तरह रहना चाहते हैं, हम विश्व युद्ध नहीं करना चाहते। याद रखिए कि जनजातियों ने कभी विश्व युद्ध नहीं किया आज तक। बताइए मुझे कोई उदाहरण बताएं कि उन्होंने विश्व युद्ध किया। हमने महाभारत से लगा के आज कर ये चौथे विश्व युद्ध के कगार पे हम लोग खड़े हैं। ये किस मनुष्य ने किया? ये विकसित मनुष्य ने किया, जनजातियों ने नहीं किया। आप इसके गहरे जो रूट्स पर जाइए तो आपको पता लगेगा कि जनजातियां अभी भी उतनी तटस्थ भाव से जीवन को देखती हैं और बहुत सुखी रहती हैं। आज भी वो प्रकृति के सानिध्य में है और सुखी रहती है। कोई भी जनजाति अपनी प्रकृति को, अपनी जो मूल परंपराएं हैं, मूल आधार हैं, उनको छोड़ना नहीं चाहती। इसलिए ये कहा जाता है कि अगर हमें लौटना पड़ा तो जनजाति अवधारणाओं के लिए की तरफ ही जाना पड़ेगा। उनकी जड़ों को फिर से देख करके हमें अपने जीवन में भी शांति लानी पड़ेगी। कोई रचना इस तरह की नहीं है कि मनुष्य को वो विध्वंसता की ओर ले जाए।
लेकिन हमने विज्ञान के माध्यम से एक ऐसा संसार बना लिया है जिस पर आपको खुद को भरोसा नहीं है कि कब कोई परमाणु बम डाल देगा हम पर। ये जनजातीय संस्कृतियों ने अभी भी अपने आप को सुरक्षित बनाया हुआ है। हमें उन्हीं की अवधारणा को, उन्हीं की परंपराओं की तरफ जाना पड़ेगा और वहीं से हमें प्रेरणा लेनी पड़ेगी। भले ही हम बदले रूप में उसकी ले, लेकिन हमको संसार में जो कुछ भी नियम कानून और बनाना है संसार के लिए, वो कहीं ना कहीं जनजातियों की मूल अवधारणाओं से ही प्रेरित कर लेना पड़ेगा, प्रेरणा लेनी पड़ेगी। मैं सोचता हूँ, मैं ऐसा सोचता हूँ, और यही बात मैंने अपने बीच वक्तव्य में वहाँ कही थी मुंबई के उस सभागार में, जहाँ देश के और विदेश के भी अध्येता आए हुए थे, और मैंने वो सबसे पहले ये उद्घाटित किया था कि क्या जनजातियों की और हमें जड़ों की ओर लौटना पड़ेगा, क्या सभ्य मनुष्य इस पर विचार करेगा। बहुत ही सुंदर, बहुत ही विस्तृत और बहुत ही उद्देश्यपूर्ण आज का आपका ये वक्तव्य रहा परम आदरणीय वसंत निर्गुणे सर जी, जिनमें आपने प्रकृति की परंपरा, प्रकृति का विज्ञान से कनेक्शन, उसके बाद फिर नृत्य आया या चित्रकला, उसमें नृत्य और संगीत की परंपराओं की आपने बात की, फिर महादेव और पार्वती का भी आपने अपने व्याख्यान में जोड़ा, कथा रस, गाथा रस, परम आनंद, रसानुभूति, रस निष्पत्ति, इन सब विस्तृत पक्षों को आप छूते हुए हल्लीसक नाट्य शास्त्र की उपरूपक की जो परंपरा है, जिसमें नाटकम सप्रकरणम भाणः प्रहसनम निवा व्यायोग समवकारो वित्यंगाभ्रगाटी, तो जो उपरूपक भी हैं जो 18 प्रकार के, उनमें भी आपने जिक्र किया। प्रकृति की जी पूजा जो है उसी को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं हम नारी जनजातीय कलाएं और जनजाति लोग, और जनजाति कभी भी प्रकृति या समाज के जो दूसरी चीजें हैं उनमें हस्तक्षेप नहीं करती, वो अपने दायरे में रहती, और इसलिए वो बहुत शांति प्रिय तरीके से आनंद पूर्वक रह रही हैं, जबकि समाज की जो अन्य स्थिति है वही विद्रूपपूर्ण हो रही है, वो उसका कब वो विध्वंसक हो रही है, इसकी भी आपने बहुत ही विस्तृत चर्चा की। हमारी कलाओं के दस्तावेजीकरण के माध्यम से भी आपने एक जनजातीय पक्ष को बहुत विस्तृत रूप से उकेरा है कि वाचिक परंपरा के माध्यम से वो नित्य नई अपनी दस्तावेजीकरण कर रहे हैं और परंपराओं को सुरक्षित रख रहे हैं, और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक वो ले जा रहे हैं। चाहे वो गाथा परंपरा की बात हो, अनुष्ठानिक नृत्य, ये भी आपने बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि ये मेरे सामने भी एक प्रत्यक्ष था कि एक नृत्य के दौरान ऐसा ही अनुष्ठानिक नृत्य हुआ और उसमें वो कहते हैं माता आ गई या देवी का स्वरूप आ गया या उनका अंश आ गया, और वो उस कैरेक्टर से बाहर नहीं निकल पाई लड़की परफॉर्मेंस के आधा पौन घंटे बाद। तो स्वाभाविक है आपने बहुत ही महत्वपूर्ण और विस्तृत पक्ष को छुआ है कि अनुष्ठानिक और जो दैवीय परंपराएं जिन्हें हम कह सकते हैं, उनको कहीं ना कहीं प्रतिशत से हमें थोड़ा सा बचना चाहिए, अन्यत्र उनका उपयोग जरूरी हो। यहाँ तक बहुत सारे प्रश्न भी बहुत सार्थक हुए हैं, जिनमें रंगमंच के विविध पक्षों को कैसे समाहित किया जाए और उन कलाओं के माध्यम से हम कैसे बढ़ा सकते हैं, जनजातीय कलाओं का भी कैसे संरक्षण संवर्धन हो सकता है, इसका भी आपने बहुत वर्णन किया। और नाट्य शास्त्रीय परंपरा को भी आपने कहा, और नाट्य शास्त्र में भी कहते हैं, और आपके इस महत्वपूर्ण वक्तव्य के दौरान मुझे नाट्य शास्त्र का एक श्लोक याद आ रहा है। नाट्य शास्त्र कहता है प्रत्यक्षदर्शी लोकानाम सर्वदर्शी भवेन नरः, अर्थात जो प्रत्यक्ष का दर्शन कराता है वही लोक है, और लोक का आधार भी जनजातीय कलाएं हैं, हमारी प्राचीन पारंपरिक जो प्रकृति से ओतप्रोत कलाएं हैं वो रही हैं, और समय के सापेक्ष होती हैं ये जनजातीय कलाएं। इस महत्वपूर्ण उद्बोधन के लिए आज आपने अपने बहुमूल्य समय से हम सभी को अभिभूत किया, उस हेतु में आभार प्रदर्शन के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूं। हमारे बीच विराजमान है लोक गायिका सीधी की अजिता द्विवेदी जी। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो आज के इस कार्यक्रम के समापन सत्र के लिए आभार प्रदर्शन करें। आदरणीय अजिता द्विवेदी जी। सभी से नमस्कार। आज हमारे बीच में उपस्थित हैं माननीय जितने भी हमारे प्रमोद झा जी हैं और योगेश्वर सर जी हैं, सभी को हम बहुत बहुत आज जितनी अच्छी जानकारियां दी गई हमारे बीच में, हमारे सीधी के डिप्टी कलेक्टर साहब भी मौजूद हैं, सभी का बहुत बहुत आभार करते हैं कि थोड़ा सा विलंब से शुरू हुआ लेकिन फिर भी सभी लोग बहुत मन लगा करके सुने
और आपसे बहुत अच्छी अच्छी जानकारी हम लोग हासिल किए। इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। इसी तरह फिर कभी समय आप हम लोगों के बीच में दें। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का पुनः, जो आदरणीय वसंत निर्गुणे सर, आदरणीय डिप्टी कलेक्टर साहब और आयोजक मंडल के सभी सदस्यों के साथ मैं खुद आप सभी का, जो दर्शक वृंद है उन सभी का, पत्रकार बंधुओं का, मीडिया कर्मियों का, और परोक्ष और अपरोक्ष रूप से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिन भी लोगों का योगदान है, मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं। और साथ ही आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि कल ठीक शाम 7 बजे आदिवासी नृत्य कलाएं स्वरूप और संभावनाएं विषय पर पुनः परिचर्चा होगी। और आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। वंदे मातरम। भारत माता की जय। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद वसंत सर आए और सारी पुरानी यादें ताजा हो गई। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा चल रहा है, आनंद आ गया, समय का पता ही नहीं चला सर। पचमढ़ी के बाद में अब सुना तुमने मुझे। भोपाल में सेमिनार में कुछ कुछ जगह सुना था, लेकिन इस तरह से लंबे समय के बाद सुना। अब एक लोक संस्कृति, लोक नाट्य के बारे में भी कभी कोई बात करेंगे। वो भी बिल्कुल बिल्कुल, जरूर सर, स्वागत। ठीक है, मैं अब शिवा से चाहूंगा कि सभी लोग जा भी रहे हैं, इस लाइव सेशन को एंड करें।